Hello and good morning, everyone. So we were on chapter number first of economics, right? Today it is the last class of this chapter. We will be completing the chapter in our today's class. Have a look. In our previous class, we have discussed some topics, and then after we have ended our class on this topic, sustainability and development. We were discussing how development need to be focused in such a manner which is sustainable for our future generations also. We need to focus on such a developmental strategy which along with promoting the welfare of current generation will also be beneficial for future generation. We have discussed that we should at least leave such a level for our future generation which is enjoyed by us. या तो उससे बेटर रहे या एटलीस्ट उतना रहे, है ना। तो ग्राउंड वाटर का हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। कुछ एरियाज में कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि आने वाले 25 इयर्स तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्राउंड वाटर लेवल और डाउन चला जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज व्हिच आर गिवन टू अस बाय नेचर, जो वापस रिन्यू हो जाते हैं, और इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि इनका यूटिलाइजेशन उतना ही करना है जितना नेचर इनको वापस रिक्रिएट कर सके। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो एक टाइम पीरियड के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो हमें इनको बहुत ही रैशनली यूज करना है, बहुत ही प्रॉपर प्लान वे में हमें इनका यूटिलाइजेशन करना है। अब यहाँ पे ये एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाला पार्ट हमें पढ़ना है। सो हैव अ लुक एवरीवन। रिजर्व्स, नंबर ऑफ इयर्स रिजर्व विल लास्ट। ठीक है, ये क्रूड ऑयल रिजर्व्स की एक टेबल बताई थी आपको। पेट्रोलियम के लिए आप सबने सुना भी है और अभी आप देख भी रहे हैं, प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, राइट। तो ऐसे में हमें उसको बहुत सोच समझ के यूज करना है, बहुत रैशनली यूज करना है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। तो यहाँ क्रूड ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। देखिए रिजर्व्स 2013 के हैं, तो मिडल ईस्ट में 808.5 ये मिलियन बैरल्स में है, 1000 मिलियन बैरल्स, और ये रिजर्व हाईएस्ट 78.1 इयर्स तक लास्ट करने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 44.2 और लास्टिंग है 12.1 इयर्स। यानी हम ऑलरेडी कितने साल आगे आ चुके हैं आपको पता है 2013 से। और एंटायर वर्ल्ड के जो रिजर्व्स है वो लास्ट हाईएस्ट 53 इयर्स तक लास्ट करने के चांसेस है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल। More important, it also tells us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. यानी currently आप जिस अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्शन कर रहे हो उसी अकॉर्डिंग करते रहोगे तो कितने साल तक ये रिजर्व आपके पास रहेंगे वो बता रखा है। तो देखिए द रिजर्व्स वुड लास्ट ओनली 53 इयर्स मोर, और अब हम 21 पे आ गए हैं तो हम कह सकते हैं 51 इयर्स ही रहे, राइट, सॉरी 45 इयर्स रहे। आगे देखिए, this is for the whole world as a whole. However, different countries face different situations. Countries like India depend on importing oil from abroad because they do not have enough stocks on their own. ये कह रहे हैं इंडिया जैसी कंट्रीज में तो हम इंपोर्ट ही करते हैं, हम क्रूड ऑयल और ऑयल रिजर्व्स हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में हम पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमें हाई प्राइस भी पे करनी पड़ रही है ड्यू टू स्कैरसिटी। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, if prices of oil increases, this becomes a burden for everyone. There are countries like USA which have low reserves and hence want to secure oil through military and economic path. ये कह रहे हैं कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनके पास लो रिजर्व्स है तो वो दूसरी पावर्स यूज करके मोनोपोली अटेन करना चाहते हैं, और हम फेस कर ही रहे हैं राइजिंग प्राइस की प्रॉब्लम को। तो ऐसी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी अगर हमने एक्सट्रैक्शन रेट को कंट्रोल नहीं किया। आपने बहुत बार सुना होगा कि पेट्रोलियम को सेव करने के लिए पब्लिक व्हीकल्स डेवलप होने चाहिए। ठीक है, पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप होने चाहिए और पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा उससे, प्लस हमें जो सबसे स्केर्स रिसोर्स है पेट्रोलियम उसकी इंपॉर्टेंस भी रियलाइज हो जाएगी। आगे देखिए, ये कह रहे हैं द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेजेस मेनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। This issue is no longer regional और नेशन स्पेसिफिक, यानी किसी पर्टिकुलर नेशन को या किसी पर्टिकुलर एरिया को फेस नहीं करना पड़ रहा, पूरे वर्ल्ड को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ड्यू टू द राइजिंग पॉपुलेशन एंड द राइजिंग डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन। डेवलपमेंट हम करते जा रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट करते करते हम अपने एनवायरमेंट को डिग्रेड करते जा रहे हैं, हम अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। तो ऐसे में एक अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत है। ये क्या कह रहे हैं, our future is linked together, sustainability of development
development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. ये क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट अब सभी ने इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज कर लिया। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कल भी बताया था मैंने आपको, ऐसा डेवलपमेंट जो करंट नीड्स को फुलफिल करने पे फोकस कर रहा है, बट ये भी इंश्योर कर रहा है कि फ्यूचर जनरेशन सफर ना करे, फ्यूचर जनरेशन के पास एटलीस्ट उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहे जो हम आज एंजॉय कर पा रहे हैं, राइट? आगे देखिए। In general, the question of development or progress is perennial. At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go. ये कह रहे हैं, we as a member of society need to focus on such a developmental process which is beneficial for all of us, for our future generation also and for our current generation also. Now, we must ask ourselves where we want to go, what we wish to become, or what our goals are. So the debate on development continues. क्या डेवलपमेंट है, कहाँ तक है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो देखिए इन क्वेश्चंस को एक बार समझ लेते हैं, फिर इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी जनरली डिटरमाइंड बाय, डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है? पर कैपिटा इनकम से, एवरेज लिटरेसी लेवल से, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली हम जब डेवलपमेंट को काउंट करते हैं तो हम इन सभी एग्रीगेट्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट मेजर करते हैं। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में हमसे बेटर कंडीशन किसकी है? श्रीलंका की है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आपको रीड आउट करना है और फिर इनके आंसर्स फाइंड आउट करना है। ये देखिए, assume there are 4 families in a country. The average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of 3 families is rupees 4,000, 7,000 and 3,000, what is the income of 4th family? अब ये आपको एवरेज पर कैपिटा इनकम बता रहे हैं 4 फैमिलीज, ठीक है? आपको 4th फैमिली की इनकम निकालनी है, 3 फैमिलीज की इनकम गिवन है। सिंपल फॉर्मूला हमें यूज करना है, 3 फैमिलीज की इनकम को प्लस कर दीजिए, एवरेज 5,000 है, तो पहले ये 5,000 कैसे आया? जो भी टोटल आया उसको डिवाइडेड बाय 4 करके, बिकॉज वी आर हैविंग 4 फैमिलीज, राइट? तो टोटल आपके पास आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट विल बी 20। अब 20,000 टोटल इनकम है 4 फैमिलीज की। फैमिली 1, 2 और 3 की इनकम को आप इसमें से डिडक्ट कर लीजिए, 6,000 विल बी द करेक्ट आंसर। 4th फैमिली की इनकम 6,000 है। कैसे पता चला मुझे? मैंने सिंपल मैथ्स को यूज किया है यहाँ पे। एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैमिलीज। टोटल इनकम मेरे पास आ जाएगी बिकॉज आई एम हैविंग एवरेज इनकम एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, एंड देन आई हैव यूज्ड द सिंपल फॉर्मूला, राइट? आगे देखिए, what is the main criteria used by World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criteria, if any? आपको बताना है क्या मेन क्राइटेरिया है, क्या उस क्राइटेरिया की कुछ लिमिटेशंस है, और अगर है तो कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what respects does the criteria used by UNDP for measuring different from the one used by World Bank? कैसे UNDP और वर्ल्ड बैंक की क्राइटेरिया में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में। आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। And next one is हम एवरेजेस क्यों यूज करते हैं, क्या इसके कुछ लिमिटेशंस है? अब ये सारी चीजें आपको जो आंसर्स प्रोवाइड करूंगी वो आंसर्स प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, ठीक है? विद लैंग्वेज आप समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। Kerala with lower per capita income has a better human development ranking than Maharashtra. Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare the states. Do you agree? Discuss. आपको बताना होगा, बहुत बढ़िया तरीके से इसके आंसर को हम elaborate करेंगे। फिर find out the present sources of energy that are used by people in India. एनर्जी सोर्सेज यानी हम कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेट कर रहे हैं वो हम लिखेंगे इस आंसर में, ठीक है? अदर पॉसिबिलिटीज क्या है अपकमिंग 50 इयर्स के लिए? सस्टेनेबिलिटी का इशू क्यों जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, उस पर हमें बात करनी है। और फिर कुछ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो हम करेंगे इस चैप्टर में।
अब यहाँ तक में हमने चैप्टर पूरा कवर कर लिया है, बस हमें इसके आंसर्स डिस्कस करने हैं। चैप्टर के मिड में कुछ एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने एग्जांपल्स डिस्कस करवा लिए। एक्टिविटीज आर योर टास्क, ठीक है, आप इनको रीड करेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन होंगी तो हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जरूर पढ़ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट आपका इनकम डेवलप करना है उतना इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट भी है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जरूर हम एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये यूएनडीपी वाली बात इसी में गई है। Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of level of development. ये कह रहे हैं even though ये हमने realize कर लिया है that income is very important, but still measuring development by using only income will be treated as inadequate measure. ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ इनकम से कुछ भी नहीं होता है, अदर देन इनकम भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। You begin to think of other criteria, there could be a long list of such criterion, but then it would not be so useful. What we need is a small number of most important thing. ये कह रहे हैं ऐसे तो और बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी तो वो यूजफुल नहीं होगी। हमें तो एक ऐसी लिस्ट डालनी है जिसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स हो बट वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे हेल्थ और एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अलॉन्ग विद इनकम हेल्दी और एजुकेटेड होना भी जरूरी है। अगर एक फैमिली, आप इमेजिन कीजिए मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब मिस्टर एक्स तो अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं लेकिन मिस्टर एक्स के बच्चे एजुकेटेड नहीं है, तो क्या फ्यूचर में भी उनकी फैमिली का इनकम लेवल सस्टेन कर पाएगा क्या? डेफिनेटली नो। फ्यूचर में उनका इनकम लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि एजुकेशन के बिना नहीं हो सकता। अच्छा, एक पर्सन है, बहुत अच्छी इनकम है लेकिन हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, देन ऑल्सो ही विल बी अनएबल टू जनरेट फ्यूचर इनकम, राइट। तो ऐसे में हेल्थ और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, such as the ones we used in comparison of Kerala and Maharashtra, जो हमने अभी compare भी किए थे। Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. है ना, हमें इनकम के साथ और भी चीजों को यूज करना है एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी compares countries based on educational levels of people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbor. ये तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है, ये इंडिया और उसके नेबर्स का डिस्कशन हमने कर लिया है ना, कैसे हमारी क्या कंडीशन है और हमसे बेटर कौन कौन है, किस कंडीशन पे है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ ली है। HDI रैंक में अगर हम बात करें तो 135th रैंक पे हमें और श्रीलंका 73rd रैंक पे है, तो काफी बढ़िया पोजीशन पे है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको सारा रीड करके रखना है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड है, टर्म 1 का सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड किए हुए। नाउ आई विल बी सेंडिंग यू सम फाइल्स फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में हमें एमसीक्यूज करने हैं, राइट। तो आप रजिस्टर वर्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स फॉरवर्ड कर दूंगी, उसके बाद एमसीक्यूज पे हम फोकस करेंगे। कुछ क्लास में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे उनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Everyone, so I am ending the class over here. We have completed our syllabus of economics for term 1. All the very best for this part, and make sure till yet we have to do some practice for MCQ questions, right? Okay, goodbye, enjoy yourself.